आशीष के जाते ही डिम्पल दरवाजा बंद कर रसोई घर की ओर भागी। जल्दी से टिफिन अपने बैग में रख। सिंगार मेज के सच्चर तैयार होते हुए वह बड़बड़ाती जा रही थी। आज फिर ऑफिस के लिए देर होगी। एक तो घर का काम, फिर नौकरी और सबसे ऊपर वही बहस का मुद्दा। 5 वर्ष के गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच पहली बार इतनी गंभीरता से मनमुटाव हुआ था। हर बार कोई न कोई पक्ष हथियार डाल देता था, पर इस बार बात ही कुछ ऐसी थी जिसे यूं ही छोड़ना संभव न था। उफ आशीष, तुम फिर वही बात ले बैठे। मेरा निर्णय तो तुम जानते ही हो, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। डिम्पल आपे से बाहर हो हाथ मेज पर पटकते हुए बोली थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो यूं ही कह रहा था। आखिर आशीष ने आत्मसमर्पण कर ही दिया। फिर कंधे उचकाते हुए बोला, प्रिया मेरी बहन थी और बच्चे भी उसी के हैं, तो क्या उन्हें बीच में ही बात काटती। डिम्पल बोल पड़ी, मैं ये मानती हूँ, पर हमें बच्चे चाहिए ही नहीं। मैं ये झंझट पालना ही नहीं चाहती। हमारे दिनचर्या में बच्चों के लिए वक्त ही कहाँ है। क्या तुम अपना वादा भूल गए कि मेरे करियर के लिए हमेशा साथ दोगे? बच्चे ज़रूरी नहीं। आखिरी शब्दों पर उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई थी। डिम्पल जानती थी कि आशीष को बच्चों से बहुत लगाव है। जब वह कोई संतान न दे सकी तो उन दोनों ने एक बच्चा गोद लेने का निश्चय भी किया था। पर ठीक है डिम्पी, आशीष ने उसकी विचार श्रृंखला भंग करते हुए अखबार को अपने ब्रिस्केट में रखकर कहा, मैं और माँ कुछ न कुछ कर लेंगे, तुम इसकी चिंता न करना। फिलहाल तो बच्चे पड़ोसी के यहाँ हैं, कुछ प्रबंध तो करना ही होगा। क्या माँ जी बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती? झूठे प्याले उठाते हुए डिम्पल ने पूछा, तुम जानती तो हो कि वे कितनी कमज़ोर हो गई है। उन्हें ही सेवा की आवश्यकता है। यहाँ वे रहना नहीं चाहती, उनको अपना गांव ही भाता है, फिर 2 छोटे बच्चे पालना। खैर मैं चलता हूँ, ऑफिस से फ़ोन कर तुम्हें अपना प्रोग्राम बता दूंगा। तैयार होते हुए डिम्पल की आंखें भर आई। ओह प्रिया और रवि, ये क्या हो गया? बेचारे बच्चे, पर मैं भी अब क्या करूं? उन्हें भूल भी नहीं पाती। बहते आंसुओं को पोंछ मेकअप कर वह साड़ी पहनने लगी। 2 दिनों पहले ही कार दुर्घटना में प्रिया तो घटना स्थल पर ही चल बसी थी, जबकि रवि गंभीर हालत में अस्पताल में था। दोनों बच्चे अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते डिम्पल के विचारों में घूम रहे थे। हालांकि एक लंबे अरसे से उसने उन्हें देखा नहीं था। 3 वर्ष पूर्व जब वह उनसे मिली थी तब वे बहुत छोटे थे। वह घर, वह माहौल याद कर डिम्पल को कुछ होने लगता। हर जगह अजीब सी गंध, दूध की बोतलें, तारों पर लटकती छोटी छोटी चड्ढियाँ जिनसे अजीब सी गंध आ रही थी। पर वे दोनों तो अपनी उसी दुनिया में डूबे थे। रवि को तो चांद सा बेटा और फूल जैसी बिटिया पाकर और किसी चीज़ की चाह ही नहीं थी। प्रिया हर समय बस उन दोनों को बाहों में लिए मगन रहती, पर घर के उस बिखरे वातावरण ने दोनों को हिला दिया। तभी डिम्पल बच्चा गोद लेने के विचार मात्र से ही डरती थी और उन्होंने एक निर्णय ले लिया था। तुम ठीक कहती हो,
डिम्पी, मेरे लिए भी यह हड़बड़ी और उलझन असह्य होगी। फिर तुम्हारा करियर, आशीष ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। दोनों अपने इस निर्णय पर प्रसन्न थे, जबकि वह जानती थी कि बच्चे पालने का अर्थ घर का बिखरापन ही हो। ऐसी बात नहीं है, यह तो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। जब वह अपना भविष्य दांव पर लगाने के पक्ष में कतई न थी, वह अच्छी तरह समझती थी कि यह निर्णय आशीष ने उसे प्रसन्न करने के लिए ही लिया है। लेकिन इसके विपरीत डिम्पल बच्चों के नाम से ही कतराती थी। डिम्पल ने भागकर ऑटो पकड़ा और दफ्तर पहुंची। आधे घंटे बाद ही फोन की घंटी घनघना उठी। मैं अभी मुरादाबाद जा रहा हूँ, माँ जी को भी रास्ते में गांव लेता जाऊंगा। उधर से आशीष की आवाज आई। क्या वाकई मेरा साथ चलना जरूरी न होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, माँ जी तो जाएंगी ही। और कुछ दिनों पहले ही बच्चे नानी से मिले थे, उन्हें वे पहचानते भी हैं। तुम्हें तो वे पहचानेंगे ही नहीं। वैसे तो मैं ही उनसे कहाँ मिला हूँ। खैर, तुम चिंता ना करना। अच्छा, फोन रखता हूँ। 2 दिनों बाद थका टूटा आशीष वहां से लौटा और बोला, रवि अभी भी बेहोश है। दोनों बच्चे पड़ोसी के यहाँ हैं। वे उन्हें बहुत चाहते हैं, पर वे वहाँ कब तक रहेंगे? बच्चे बार बार माता पिता के बारे में पूछते हैं। अपना मुंह हाथों से हटते हुए आशीष ने बताया, उसका गला भर आया था। माँ बच्चे को संभालने गई थी, पर वे तो रवि की हालत देख अस्पताल में ही गिर पड़ी। आशीष ने एक लंबी सांस छोड़ी। मैंने आज किशोर साहब से बात की थी। वे 1 हफ्ते के अंदर ही डबल बेड भिजवा देंगे। एक और डबल बेड? आशीष की नजरों में अचरज भरे भाव तैर गए। उन दोनों के लिए एक और डबल बेड तो चाहिए ना। हम उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। उन्हें देखभाल की बहुत आवश्यकता होगी। वे पेड़ से गिरे पत्ते नहीं, जिन्हें वक्त की आंधी में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। डिम्पल की आंखों में पहली बार ममता छलकी थी। उसकी इस बात पर आशीष का रोम रोम पुलकित हो उठा और वह कूद कर उसके पास जा पहुंचा। सच डिम्पी, क्या तुम उन्हें रखने को तैयार हो? अरे डिम्पी, तुमने मुझे कितने बड़े मानसिक तनाव से उभारा है, शायद तुम नहीं समझोगी। मैं आजीवन तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रखूंगा। पत्नी के कंधे पर हाथ रख उसने अपनी यतः प्रकट की। डिम्पल चुपचाप आशीष को देख रही थी। वह स्वयं भी नहीं चाहती थी कि भावेश में लिया गया यह निर्णय कहाँ तक निभ पाएगा। डिम्पल सारी तैयारी कर बच्चे के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। 10 बजे घंटी बजी। दरवाजे पर आशीष खड़ा था और नीचे सामान रखा था। उसकी एक उंगली एक ने तो दूसरे बच्चे ने पकड़ रखी थी। उन्हें सामने देख डिम्पल खामोश सी हो गई। बच्चों के बारे में उसे कुछ भी तो ज्ञान और अनुभव नहीं था। एक तरफ अपना करियर, दूसरी तरफ बच्चे। वह कुछ असमंजस में थी। आशीष और बच्चे उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। ऊपरी हंसी और सूखे मुंह से डिम्पल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हेलो, कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा। बच्चों ने तंग भी नहीं किया। ये है
प्रार्थना और यह प्रांजल बच्चे, ये है तुम्हारी मामी, आशीष ने हंसते हुए कहा। पर चारों आंखें नए वातावरण को चुपचाप निहारती रही, कोई कुछ भी न बोला। डिम्पल ने बच्चों का कमरा अपनी पसंद से सजाया था। अलमारी में प्यारा सा कार्टून प्रिंट का कागज बिछा, बिस्तर और टॉफियों के डब्बे सजा दिए थे। बिस्तर पर नए खिलौने रखे थे। प्रांजल खिलौने से खेलने में मशगूल हो वातावरण में छल गया, किंतु प्रार्थना बिस्तर पर तकिए को गोद में रख मुंह में अंगूठा लेकर गुमसुम बैठी हुई थी। वह मासूम अपनी खोई खोई आंखों में इस नए माहौल को बसा नहीं पा रही थी। पहले 4-5 दिन तो इतनी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि आशीष ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी। दोनों बच्चे आपस में खेलते और खाना खाकर चुपचाप सो जाते। फिर भी डिम्पल डरती रहती कि कहीं वे उखड़ न जाए। शाम को आशीष उन्हें पार्क में घुमाने ले जाता। वहाँ दोनों झूले झूलते, आइसक्रीम खाते और कभी कभी अपने मामा से कहानियाँ भी सुनते। आशीष बच्चों से स्वाभाविक रूप से घुल मिल गया था और बच्चे भी सारी हिचकिचाहट व संकोच छोड़ चुके थे, जिसे वे डिम्पल के सक्षम त्याग न पाते थे। शायद यह डिम्पल के अपने स्वभाव की प्रतिक्रिया थी। 1 हफ्ते बाद डिम्पल ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि वह भी बच्चों से घुल मिल सके। यह एक प्रतीक्षा थी जिसमें आशीष उत्तीर्ण हो चुका था। अब डिम्पल को अपनी योग्यता दर्शानी थी। हमेशा की भांति आशीष तैयार होकर 9 बजे दफ्तर चल दिया। दोनों बच्चों ने नाश्ता किया। डिम्पल ने उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था। अच्छा बच्चों, तुम जाकर खेलो, मैं कुछ साफ सफाई करती हूँ। नाश्ते के बाद बच्चों से कहते समय हमेशा की भांति वह अपनी आवाज़ में प्यार न उड़ेल पाई, बल्कि उसकी आवाज़ में सख्ती और आदेश के भाव उभर आए थे। थालियों को सिंक में रखते समय डिम्पल उन मासूम चेहरों को नज़रअंदाज कर गई, जो वहाँ खड़े उसे ही देख रहे थे। जाओ, अपने खिलौने से खेलो, अभी मुझे बहुत काम करना है। और वह दोनों को वहीं छोड़ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरा ठीक कर किताबों और फाइलों के ढेर में से उसने कुछ फाइलें निकाली और उनमें डूब गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई आया है। बिना पीछे मुड़े ही वह बोल पड़ी, हाँ क्या बात है? पर कोई उत्तर न पा पीछे देखा कि प्रार्थना और प्रांजल खड़े हैं। प्रांजल धीरे से बोला, प्रार्थना को गाना सुनना है। डिम्पल ने एक ठंडी सांस भर कमरे के कोने में रखे स्टूडियो को देखा, फिर अपनी फाइलों को। उसे 1 हफ्ते बाद ही नए प्रोजेक्ट की फाइलें तैयार करके देनी थी। सोचते सोचते उसके मुंह से शब्द फिसला नहीं, फिर स्वयं को संभाल उन्हें समझाते हुए बोली, अभी मुझे बहुत काम है, कुछ देर बाद सुन लेना। दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे सोचने लगे कि माँ तो कभी मना नहीं करती थी, किंतु यह बात वे कह ना पाए और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। डिम्पल फिर फाइल में डूब गई। बार बार पढ़ने पर भी जैसे मस्तिष्क में कुछ घुस ही न रहा था। पेन पकड़कर डिम्पल खड़ी हो गई। बच्चों के कमरे में
झांका। वहाँ एकदम शांति थी। प्रार्थना तकिया गोद में लिए मुंह में अंगूठा दबाए बैठी थी। प्रांजल अपने सूटकेस में खिलौने जमाने में व्यस्त था। ये क्या हो रहा है? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, प्रांजल ने फैसला सुना दिया। उस रात डिम्पल दुखी स्वर में पति से बोली, मैं और क्या कर सकती हूँ? आशीष, ये मुझे गहरी आंखों से टुकुर टुकुर देखा करते हैं। मुझसे वह दृष्टि सहन नहीं होती। मैं उन्हें प्रसन्न देखना चाहती हूँ। उन्हें समझाया कि अब यही उनका घर है, पर वे नहीं मानते। डिम्पल का सारा गुबार आंखों से फूटकर बह गया। प्रांजल और प्रार्थना के मौन ने उसे हिला दिया था, जिसे वह स्वयं की अस्वीकृति समझ रही थी। उसने उन्हें अपनाना तो चाहा, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं जानता हूँ ये कठिन कार्य है, पर असंभव तो नहीं। माँ जी ने भी उन्हें समझाया था कि उनकी माँ बहुत दूर चली गई है, अब वापस नहीं आएगी, और पिता भी बहुत बीमार है। पर उनका नन्हा मस्तिष्क यह बात स्वीकार नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शायद उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, कहीं अच्छाई के बदले कुछ बुरा न हो जाए। नहीं डिम्पी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस समय उन्हें भरपूर लाड प्यार और ध्यान की आवश्यकता है। हम जितना स्नेह उन्हें देंगे, वे उतने ही समीप आएंगे। वे प्यार दे या ना दे, हमें उन्हें प्यार देते रहना होगा। मेरे लिए शायद ऐसा कर पाना कठिन होगा। मैं उन्हें अपनाना चाहती हूँ, पर फिर भी अजीब सा एहसास, अजीब सी दूरी महसूस करती हूँ। इन बच्चों के कारण मैं अपना ऑफिस का कार्य भी नहीं कर पाती। जब वे आप पास होते हैं तब भी, और जब दूर होते हैं तब भी। मेरा मन बड़ी दुविधा में फंसा है। मैंने तो इतना सोचा ही नहीं। अगर तुमको इतनी परेशानी है तो कहीं हॉस्टल की सोचूंगा। बच्चे अभी तुमसे घुले मिले भी नहीं हैं। आशीष ने डिम्पल को आश्वासन देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं उन्हें वापस नहीं भेजना चाहती, आविष्कारना चाहती हूँ। सच मेरी इच्छा है कि वे हमारे बन जाए। हमें उन्हें जीतना होगा। आंसू में फिर प्रयत्न करूंगी। अगले फिर सुबह से ही डिम्पल ने गाने लगा दिए थे। रसोई में काम करते हुए बच्चों को भी आवाज दी। मेरी थोड़ी मदद करोगे बच्चों? प्रांजल उत्साह से भर मामी को सामान उठा कर देने लगा, किंतु प्रार्थना बस जमीन पर बैठी चम्मच मारती रही। उसके भोले और उदास चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। आंखों के नीचे कालापन छाया था, जैसे रात भर सोई ना हो। पर डिम्पल ने जब भी उनके कमरे में झांका था, वे सोए ही नजर आए थे। अच्छा तो प्रार्थना, तुम यह अंडा फेंटो, तब तक प्रांजल ब्रेड के कोने काटेगा और फिर हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। डिम्पल ने कनखियों से उसे देखा। पहली बार प्रार्थना के चेहरे पर बिजली सी चमकी थी। दोनों तत्परता से अपने अपने काम में लग गए थे। उस रात जब डिम्पल उन्हें कमरे में देखने गई तो भाई बहन शांत चेहरे लिए एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। एक मिनट चुपचाप उन्हें निहार वह दबे पांव अपने कमरे में लौट आई थी। अगला दिन वाकई बहुत अच्छा बीता। दोनों बच्चे को डिम्पल ने एक साथ नहलाया। बाथ टब में वह पानी से खूब खेले, फिर सबने साथ ही नाश्ता किया।
खरीदारी के लिए वह उन्हें बाजार साथ ले गई और फिर उनकी पसंद से नूडल्स का पैकेट लेकर आई। हालांकि डिम्पल को नूडल्स कतई पसंद, लेकिन उस दोपहर उसने नूडल्स ही बनाया। आशीष टूर पर गया हुआ था। बच्चों को बिस्तर पर सुलाने से पूर्व वह उन्हें गले लगा प्यार करना चाहती थी, पर सोचने लगी, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती? कौन है जो मुझे पीछे ढकेलता है? मैं उन्हें प्यार करूंगी, ज़रूर करूंगी। और जल्दी से एक झटके में दोनों के गालों पर प्यार कर बिस्तर पर लिटा आई। अपने कमरे में आकर बिस्तर देख डिम्पल का मन किया कि अब चुपचाप सो जाए, पर अभी तो फाइल पूरी करनी थी। मुश्किल से खड़ी हो पैरों को घसीटती हुई मेज तक पहुंच वह फाइल के पन्नों में उलझ गई। बाहर वातावरण एकदम शांत था, सिर्फ चौकीदार की सीटी और उसके डंडे की टक टक गूंज रही थी। डिम्पल ने सोचा कॉफी पी आए, लेकिन जैसे ही मुड़ी तो देखा कि दरवाजे पर एक छोटी सी काया खड़ी है। अरे प्रार्थना, तुम, क्या बात है बेटे, सोई नहीं? डिम्पल ने पेन मेज पर रखते हुए पूछा, पर प्रार्थना मौन उसे देखती रही। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि डिम्पल स्वयं को रोक न सकी और घुटनों के बल जमीन पर बैठ प्रार्थना को गले से लिपटा लिया। बच्चे ने भी स्वयं को उसकी गोद में गिरा दिया और फूट फूट कर रोने लगी। डिम्पल वहीं बैठ गई और प्रार्थना को सीने से लगा प्यार करने लगी। काफ़ी देर तक डिम्पल प्रार्थना को यूं ही सीने से लगाए बैठी रही और उसके बालों में हाथ फेरती रही। प्रार्थना ने उसके कंधे से सिर लगा लिया। क्या सचमुच माँ अब नहीं आएंगी? अब डिम्पल की बारी थी। अत्यंत कठिनाई से अपने आंसू रोक भारी आवाज में बोली, नहीं बेटा, अब वे कभी नहीं आएंगी। तभी तो हम दोनों को तुम दोनों की देखभाल करने के लिए कहा गया है। चलो अब ऐसा करते हैं कि कुछ खाते हैं। मुझे तो भाई भूख लग आई है और तुम्हें भी लग रही होगी। चलो नूडल्स बना ले। हाँ, एक बात और, यह मज़ेदार बात हम किसी को बताएंगे नहीं, मामा को भी नहीं। प्रार्थना के सिर पर हाथ फेरते हुए डिम्पल बोली, मामी प्रांजल को भी नहीं बताना। प्रार्थना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, प्रांजल को भी नहीं। तुम और हम जाग रहे हैं तो हम भी खाएंगे मज़ेदार नूडल्स। डिम्पल के उत्तर ने प्रार्थना को संतुष्ट कर दिया। डिम्पल नूडल्स खाती प्रार्थना के चेहरे को निहारे जा रही थी। अब उसे स्वीकृति मिल गई थी। उसने इन नन्हे दिलों पर विजय पा ली थी। इतने दिनों उपरांत प्रार्थना ने उसका प्यार स्वीकार कर उसके नारीत्व को शांति दे दी। अब न डिम्पल को थकान महसूस हो रही थी और न नींद ही आ रही थी। अचानक उसका ध्यान अपनी फाइलों की ओर गया कि अगर ये अधूरी रही तो उसके 100 भी। पर डिम्पल ने एक ही झटके से इस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंका। उसे बच्ची का लिपटना, रोना तथा प्यार भरा स्पर्श याद हो आया। वह सोचने लगी, हर वस्तु का अपना स्थान होता है, अपनी आवश्यकता होती है। इस समय फाइलें इतनी आवश्यक नहीं है, वे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकती है। पर बच्चे, डिम्पल ने प्रार्थना को प्यार भरी दृष्टि से निहारते देखा तो वह पूछ बैठी, अच्छा यह बताओ अब कल की रात क्या करेंगे?
मामी फिर नूडल्स खाएंगे। प्रार्थना ने नींद से बोझिल आंखें झपकाते हुए कहा, मामी नहीं बेटे, माँ कहो। माँ कहते हुए डिम्पल ने उसे गोद में उठा लिया।